हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जो आज के वीडियो में हम आपका विषय लेकर आए हैं वह विषय है इतिहास से संबंधित जो लेखन है उससे संबंधित आज आपकी वीडियो है। इसमें जो टॉपिक्स हैं आपके इतिहास एवं साहित्य इतिहास का संबंध, लेखन की जो परंपरा शुरू हुई वो कैसे हुई, लेखन की समस्याएं और उसमें जो नामकरण की समस्याएं आई वो किस तरह की थी, और फिर उसके बाद काल विभाजन की समस्या। काल विभाजन आपको पता है कि उसमें आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है। ये सभी जो है काल विभाजन की समस्याएं आई हैं जब इतिहास लिखे गए हैं। तो इससे संबंधित हमने सभी क्वेश्चंस आपके लिए हैं। लेकिन आज जो काल विभाजन है वो हमने सिर्फ आदिकाल को ही लिया है, जिसमें आदिकाल का उद्भव, विकास, स्वरूप एवं प्रक्रिया, उसमें आदिकालीन कविता में जो रस, छंद, अलंकार योजना हुई है उसके बारे में, और हिंदी साहित्य की आदिकालीन कविता का भाषिक विवेचन। ये सब जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड आपके हमने एमसीक्यू बनाए हैं 200 क्वेश्चंस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 200 पूरे आपके क्वेश्चंस हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, और आपको कहीं भी और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो टॉपिक आपके 2 टॉपिक हैं इनसे संबंधित आपके सारे प्रश्न यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये 200 क्वेश्चंस से बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता है जो क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और जो दोस्त हमसे पहले से ही जुड़े हुए हैं उनका तो हमारा साथ बना हुआ है ही है, और वो हमारी वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, उसका हमें मिल रहा है बेनिफिट्स, और आपको भी मिल रहा है साथ में, जिससे सब लोगों तक ये वीडियो पहुँच रही हैं। चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, वीडियो थोड़ा लेंथी जाने वाली है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि कम समय में ही आपके सारे क्वेश्चंस मैं कवर अप कर सकूं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? तो सीधे सीधे हम आंसर करेंगे जिससे हमारा टाइम भी बचेगा उसमें। तो पहले का आपका आंसर है मिश्र बंधु। जो मिश्र बंधु जी थे उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की काल अनुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया था, क्या सबसे पहले? ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है? तो इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात है सभी को पता है इस प्रश्न का उत्तर, कि गाड़सा दातासी के द्वारा माना जाता है। इनके द्वारा ही इतिहास लेखन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर किस ग्रंथ को माना गया है? नींव का पत्थर, ठीक है, तो जो नींव का पत्थर है वह भी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले काल क्रमानुसार वर्गीकरण, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किया? तो इसमें बताना है वर्गीकरण किसने किया। ठीक है, तो फोर्थ का आपका हो जाएगा डॉक्टर गियर्सन ने सबसे पहले वर्गीकरण किया था, प्रवृत्ति का निरूपण और मूल्यांकन किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा गया है? तो पांचवे का आपका डी हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है, इसको प्रस्थान बिंदु कहा गया है। और जो आपका ये द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसको नींव का पत्थर माना गया है। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखन में सबसे अधिक सहायता किस ग्रंथ से प्राप्त की? तो इसे बताना है किस ग्रंथ से प्राप्त की। तो उन्होंने शिव सिंह सरोज से प्राप्त की। डॉक्टर गियर्सन ने जब अपना इतिहास ग्रंथ लिखा तो उन्होंने सहायता कहाँ से ली? शिव सिंह सरोज से ली। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्ययनकर्ताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका, क्योंकि? अब इसमें से 4 ऑप्शन हैं, तो हमें बताना है कि केंद्र बिंदु क्यों नहीं बन सका। जैसे कि ये जो किससे इंस्पायर हुए थे, किससे उन्होंने प्रेरणा ली थी? शिव सिंह सरोज से। लेकिन फिर भी ये करने के बाद भी ये दृष्टि जो लोगों की, जिन्होंने लिखा, अध्ययनकर्ताओं ने जो पढ़ा है, तो ये केंद्र बिंदु नहीं बन सका लोगों का। तो क्यों नहीं? तो 7वें का आपका डी होगा, यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, इसलिए अच्छा तो लिखा गया था परंतु बहुत से लोग अंग्रेजी नहीं जानते, तो इस वजह से ये
नहीं ज़्यादा अध्ययनकर्ताओं ने पसंद किया। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ? तो जो है ये हिंदी साहित्य का जो 8वें का आपका हो जाएगा हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना। ये पहले इस वाले रूप में इस नाम से प्रकाशित यानी कि प्रकाशित हुआ था सर्वप्रथम। उसके बाद ये हिंदी साहित्य के इतिहास से नाम के आया। ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट डाउन भी कर सकते हो। साथ में दोस्तों मैं आपको बताती चलूँगी कौन से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा उम्मीद है आने की कि आ ही सकते हैं, तो उनको आप नोट डाउन जरूर करके रखें। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम किसे माना गया है? तो नौका आपका हो जाएगा डी, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे प्रिय पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रथम क्रांतिकारी कदम माना गया। अगला प्रश्न है, जनता की चित्तवृत्ति को काले वजन का आधार बनाने वाले आचार्य हैं। जनता की चित्तवृत्ति यानी कि जनता के जो मन के विचार हैं उनके हिसाब से काल विभाजन का आधार बनाने वाले सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? तो ये प्रकरण हम वैसे पढ़ते तो है साहित्य, हमने सभी के डॉक्टर नगेंद्र जी का भी पढ़ा हुआ है, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि वो कैसे बटा हुआ है, किस तरह है। तो तीसरे प्रकरण में देखिए कितना डीपली क्वेश्चन है ये। तो 11वें का आपका उत्तर हो जाएगा सी, वीर गाथा काव्य। अब आपको पता ही है कि वीर गाथा आदिकाल का तृतीय प्रकरण वीर गाथा काल। अब तो उन्होंने कहा भी है आदिकाल को वीर गाथा काल। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा है? तो कौन सा वो दौर था जिसको उन्होंने बाहर रखा, तो उनको सांप्रदायिक भी बोला? तो 12वें का आपका उत्तर हो जाएगा डी, सिद्ध और नाथ साहित्य। ठीक है, उन्होंने उनको सांप्रदायिक की संज्ञा दी या उनको बोला ऐसा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, बाकी सब पूरे हैं पर लेकिन इसमें से एक ऐसा है जो अधूरा है, तो वह है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाकी ये सब पूरे हैं, बच्चन सिंह जी का, प्रोफेसर वासुदेव सिंह का, सुमन राजे का, ये वाला भी बहुत अच्छा इतिहास साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है, पढ़िए जरूर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले विद्वान थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार करने वाले विद्वान थे, कौन थे, कौन चुनौती देने वाले थे उनको? हजारी प्रसाद जी ने दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है? तो 15 का आपका हो जाएगा डी, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। भले ही हजारी प्रसाद जी ने इनके इतिहास में आलोचना की, आलोचनात्मक उन्होंने अपने विचार दिए, परंतु फिर भी इन्हीं का ही इतिहास ग्रंथ सर्वोत्तम या अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, क्योंकि? तो 16 का आपका हो जाएगा डी, अपभ्रंश भाष हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास का नाम है? तो 17 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले, और अभी मैंने आपको बताया है कि किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया? तो इतिहास ग्रंथों के साथ क्या किया उन्होंने? साहित्य के संवेदना के विकास को। ठीक है, तो 18 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये भी बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है, किसी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? तो 19 का आपका हो जाएगा डी, हिंदी पुस्तक साहित्य, जो किसके द्वारा लिखी गई है? माता प्रसाद गुप्त के द्वारा। क्या कहा गया है इसको? आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक। बहुत बढ़िया प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों और उनके लेखकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कोई एक सुमेलित नहीं है, तो बताना है। तो 20 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब ये किसका है हिंदी साहित्य में संवेदना का विकास? अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में किसका है ये। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार माना गया है।
तो 21 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, जॉर्ज ग्रियर्सन का। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन सर्वप्रमुख आधार है क्या है? तो 22 का आपका उत्तर हो जाएगा प्रवृत्ति विशेष की प्रेरणा स्रोत। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की परंपरा में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे जा चुके हैं, ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, उसमें काल विभाजन का सर्वप्रथम किसने प्रयास किया? तो 23 का आपका हो जाएगा सी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। अब यही वाला क्वेश्चन देखिए तीसरी बार आ चुका है, लेकिन हर बार ये पैटर्न बदल कर आया है। क्वेश्चन वही है सेम, आंसर वही है सेम, लेकिन पैटर्न बदल गया है इसका तीनों बार पूछने का। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है। अज्ञात काल का उल्लेख है काल विभाजन के अंतर्गत, तो वे क्या है? 24 का आपका हो जाएगा सी, उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है, तो उसको अज्ञात काल कहा गया है। सही बात है, अज्ञात काल कहना भी चाहिए जिनका निश्चित नहीं है। चलिए अगला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति है। तो 25 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, उनमें कुछ अप्राप्य और कुछ अपरवर्ती काल की रचनाएं हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीरगाथा काल के नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति किसको हुई? ये तो आपको ऊपर बता ही दिया था, लेकिन है क्या? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्य काल के अंतर्गत किस प्रकार के काव्य की रचनाओं को स्वीकार किया है? तो आपका 26 का हो जाएगा डी, ये सभी। उन्होंने धर्माश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट कर लीजिए इसको। आदिकाल के नामकरण के संबंध में, अब ये देखिए प्रश्न है, धर्माश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य, ये इन काव्यों के अंतर्गत कौन कौन से हैं, वो रचनाएं हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पूछनी है, अगर आपको जाननी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। वो रचनाओं के नाम की एक मैं शॉर्ट वीडियो आपको बना दूंगी, तो ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आदिकाल के नामकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 27 का आपका हो जाएगा सी, चारण काल। ये आचार्य शुक्ल जी ने नहीं कहा। अगर आपको पता है चारण काल किसने कहा है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। आदिकाल की सर्वमान्य सीमा अवधि मानी गई है, कौन सी मानी गई है आदिकाल की समय सीमा? तो बताइए। 28 का आपका हो जाएगा सी, 1000 से 1350। चलिए आगे चलते हैं। इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है, न ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो 29 का आपका हो जाएगा ए, कलिंग वुड का। ठीक है, अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। ये पंक्ति हम ऊपर अभी पढ़कर आ रहे हैं, लेकिन वहाँ प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा गया था, ये जनता की चित्तवृत्ति, लेकिन ये पंक्ति आई है, प्रश्न दूसरा था। तो आप समझ गए होंगे कि यह कथन किसका है। तो 30 का आपका है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, इधर आदिकाल और इधर प्रवृत्त करता है कि वीरगाथा काल किसने कहा, आदिकाल किसने कहा, ये सब आपको बताना है। तो आपका 31 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, ए इसका आंसर है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आरंभिक काल मिश्र बंधु जी ने, सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन जी ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, यहाँ भी सुमेलित का है, इधर ये आपकी कृति है यानी कि साहित्य इतिहास है, इधर साहित्यकारों के नाम है। तो कौन सा सही है? 32 का भी आपका ए ही सही है। ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है गणपति चंद्रगुप्त जी का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का। अभी इसके बारे में हम ऊपर पढ़कर आ रहे हैं, कैसा है ये। हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास, ये आपका है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं की चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना एवं पूर्व परंपरा की बोध की बात है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं। यह कथन किसका है? ये हम ऊपर इतना जान चुके हैं कि जो चुनौती दी थी वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो क्या था, इतिहास ग्रंथ था, लेकिन उनके बारे में ये कथन किसने कहा है? तो 36 का आपका हो जाएगा सी, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। 3 चीज़ें एक साथ यहाँ पर क्लियर हो गई आपकी। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
विगत 30-35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुआ है, जिनसे बहुत सी ऐसी नई सामग्री, नए तथ्य और नए निष्कर्ष प्रकाश में आए हैं जो आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के सर्वथा प्रतिकूल पड़ते हैं। यह कथन किसका है? तो 37 का आपका हो जाएगा गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, यह कथन भी उन्हीं का है, वो वाला भी उन्हीं का ही था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपके ये इतिहास ग्रंथ है, इधर रचनाकार है, ऐसे जैसे अभी ऊपर हमने देखा, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं कौन सा है आपका। 39 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त, ऊपर भी पढ़ा हमने। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ पर फिर हिंदी साहित्य के इतिहास और रचनाकार बताने हैं, तो 40 का आपका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास 42 है ये आपका, 42 का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इतिहास एवं साहित्य दृष्टि मैनेजर पांडे, हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी इधर आपकी कृति है, इधर रचनाकार है, यहाँ भी सारे हिंदी साहित्य के इतिहास देख लें। आपको कितने सारे इतिहास के नाम मिल गए हिंदी साहित्य के। अगर आप इनमें से 10 भी पढ़ लेते हैं, 5 भी पढ़ लेते हैं, तो आपकी जो है ज्ञान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। सब में जितने भी काल हैं, आदिकाल, मध्यकाल, सब के बारे में, सारे जो इतिहास हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा कि सबके इतिहास में क्या क्या अंतर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, पहले इसको कर लेते हैं हम उत्तर को। है इसमें उत्तर होगा आपका 43 में बी। ठीक है, बी होगा इसमें। हिंदी वीर काव्य है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का, चैतन्य संप्रदाय और साहित्य है प्रभु दयाल जी का, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास है ब्रजरतन दास का, और हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास ये भी हमने पढ़ा है श्री श्री कृष्ण लाल का। चलिए अगला प्रश्न, शिव संग सरोज का प्रकाशन कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर मतलब ये आपके सीक्वेंस में है, तो ये है 1883 का। चलिए अगला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? तो आदिकाल में बताना है, तो उसमें राष्ट्रीय चेतना का अभाव है, क्योंकि आदिकाल में राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कोई रचना नहीं लिखी गई। प्रकृति चित्रण भी हुआ है, भक्ति भी हुई है, श्रृंगार भी लिखा गया, लेकिन राष्ट्रीय नहीं लिखा गया। राष्ट्रीय की शुरुआत कहाँ से हुई आपको पता है? ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपका उत्तर होगा, इसमें जो आपका उत्तर आएगा, एक मिनट, हाँ, तो ये उत्तर आपका सही है, राष्ट्रीय चेतना। चलिए आगे चलते हैं। राहुल साकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा सरहपाद। राहुल साकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है, सिद्ध साहित्य से तात्पर्य क्या है? तो देखिए सिद्ध साहित्य से क्या तात्पर्य है, तो तीसरे का आपका उत्तर हो जाएगा डी, वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य है। ठीक है, सिद्ध साहित्य वह है जिससे वज्रयान जो परंपरा थी उसमें जो सिद्ध आचार्य थे उन्होंने जो साहित्य रचा वह क्या है? वह सिद्ध साहित्य है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि है, दार्शनिक कवि कौन है इनमें? ठीक है, तो चौथे का आपका उत्तर हो जाएगा बी, कडप्पा जो थे वो दार्शनिक कवि थे। अगला प्रश्न है, सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप संप्रदाय है वारकरी संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय। तो कौन सी संप्रदाय है? तो पांचवे का आपका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, पांचवे का आपका उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है या हुई है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ए, नाथ संप्रदाय में नारी निंदा हुई है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है? तो इसमें हम बता देते हैं कि सातवें का होगा आपका जैन साहित्य में। ठीक है, नाथों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया है? तो आठवें का आपका उत्तर हो जाएगा ए, अवध भाषा का। चलिए अगला प्रश्न, संधा भाषा का अर्थ है, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 9 का ए, अंतःस्थ साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा संधा भाषा
होती है। संधा भाषा का प्रयोग किसने किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सिद्धों ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो 11वें का आपका उत्तर हो जाएगा रसिक। ठीक है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के लिए अलग अलग साहित्यकारों ने, अलग अलग लेखकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो उसमें डॉक्टर नरोत्तम स्वामी जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक शब्द से मानी है। अब देखिए, रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है, यानी कि रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति किसने मानी है? 12वें का आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर कर लीजिए। बिशलदेव रासो में राजा बिशलदेव के साथ किसके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है? तो 13 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, राजमती के। खुमान रासो में इसमें बताना है कि 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा ठीक है? तो 12वें का आपका हो जाएगा डी, चित्तौड़ के खुमान के युद्धों का वर्णन है। ठीक है, पृथ्वीराज के वश का वर्णन तो हो ही नहीं सकता खुमान रासो में, वो तो पृथ्वीराज रासो में है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्ध प्रमाणिक है? तो 15 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, बी और सी, यानी कि परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो क्या है? अर्ध प्रमाणिक रचना है। पृथ्वीराज रासो का वर्ण्य विषय क्या है, यानी कि किस विषय को है वो लेकर? तो 16 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, वीर गाथा को। पृथ्वीराज रासो वीर गाथा को लेकर लिखा गया है, उसका वर्ण्य विषय वीर गाथा है। पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है, तो कौन सा विवादास्पद पक्ष है? 17 का आपका हो जाएगा डी, ऐतिहासिकता। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिक माना है, किसने माना है प्रमाणिक? अब देखिए, इसमें 3 तरह के आए हैं, किसी ने प्रमाणिक माना है, किसी ने अर्ध प्रमाणिक, किसी ने प्रमाणिक माना है। ठीक है, तो इसमें जो है अलग अलग आए हैं, तो प्रमाणिक, पहले हम प्रमाणिक को करते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक किसने माना है? तो 18 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने इसे प्रमाणिक माना है। किसने अप्रमाणिक माना है, किसने अर्ध प्रमाणिक, तो वो आगे वाले क्वेश्चंस में हम जानेंगे। पहले इसको देख लीजिए, इससे पहले प्रश्न को, चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है? तो 19 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, गारसादा तासी ने चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन कहा है। अगला प्रश्न है, छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आता है। तो 20 का आपका हो जाएगा डी, पृथ्वीराज रासो। अब इसमें जो है पृथ्वीराज रासो के आपको पता ही है अलग अलग समय है, तो कौन सा समय है जिसको कहा गया है? ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो 21 का आपका हो जाएगा बी, नरपति नाला की रचना है जो अजमेर के शासक से संबंधित है। और वो कौन सी रचना है जो नरपति नाला ने जी लिखी है? रासो काव्य और उनके रचनाकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अब देखें, नरपति नाला जी आ गए यहाँ पर। 22 का आपका डी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही सही है, बाकी सब ये गलत है। तो आगे रचना हमें मिल जाएगी, आंसर भी मिल जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कृति और उनकी कृतिकार के संबंध में असत्य कथन को चुनना है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 सही हैं, सिर्फ एक असत्य है। तो 23 का आपका हो जाएगा डी, जस चंद्रिका जिनीदत्त सूरी। ठीक है, तो ये किसकी है? तो इसमें बताना है आपको जस चंद्रिका किसकी है। अब ये जो है परमाल रासो जगनिक दलपति विजय की है, संदेश राशक अब्दुल रहमान की है। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? 12 मासा के बारे में पूछा है, किस ग्रंथ में है? तो 24 का आपका हो जाएगा बी, बीसलदेव रासो में सबसे पहले 12 मासा की क्या की गई थी, वर्णन किया गया था। प्राकृत पैंगलम में उपलब्ध छंदों के आधार पर किस काव्य की कल्पना की गई है? तो 25 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, हमीर रासो में। ठीक है, अगला प्रश्न है, राठौड़ ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? तो 26 का आपका हो जाएगा बी, जयचंद्र प्रकाश और जयमंक जस चंद्रिका। इसके कौन लेखक है, दिखाइए, बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, कन्नौज के राजा जयचंद की वीरगाथा का गान किया गया है। तो 27 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, भट्ट केदारकृत जयचंद प्रकाश। देखिए, अब आपको जयचंद प्रकाश के बारे में पता चल गया। तो जयमंक जस चंद्रिका भी नहीं की होगी, तो किसकी है ये? भट्ट केदार। ठीक है, यही प्रश्न भी मिल जाते हैं प्रश्नों में अलग, जैसे आपका ये प्रश्न है तो उत्तर कहीं ना कहीं दूसरे प्रश्न में भी होता है, तीसरे में मिल सकता है। ऐसे ही आपके प्रश्न पत्र में भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ आपके फर्स्ट सेकंड प्रश्न होता है वहीं पर लास्ट वाले या 2 प्रश्न होते हैं, उनका उत्तर वहाँ छुपा हुआ होता है। लेकिन थोड़ा आपको सेंस से भी करने पड़ते हैं प्रश्न,
तो आप अगर अपनी सेंस लगाएंगे तो अच्छा आपका प्रश्न जाएंगे। जो एमसीक्यू बेस आपकी जो है प्रश्न उत्तर की एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि आप जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, सभी एमसीक्यू बेस ही होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो प्रसिद्ध कवि बताने हैं कौन थे। तो 28 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, अमीर खुसरो जो थे आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि थे। अंतिम चरण के तो थे ही हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध कवि भी थे आदिकाल के। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सके। रासो को पूर्ण करने का कार्य उनके पुत्र ने किया। उनका नाम था, क्या नाम था? जल्लड़। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो में कवि ने प्रकृति के किन रूपों का वर्णन किया है? तो किन रूपों का वर्णन किया है प्रकृति में? 30 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, आलम्बन व अनुभव। पृथ्वीराज रासो का प्राधान्य विषय है, तो 31 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, वीर रस की प्रधानता। ये हमने ऊपर भी जाना था, यहाँ पर ये प्रश्न जो है दूसरे तरीके से आ गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय सर्गों का समावेश है? हमने अभी आपको इस बारे में थोड़ा सा बताया भी था। तो 32 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 69 समय, यानी कि 69 समय हैं। कितने सर्ग हैं उसमें समय बोला गया है, सर्गों को, अध्याय, खंड, ये सब उसमें ही आते हैं सर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को रेवा तट पर आखेट करते समय पुंडीर का पत्र मिला। इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। चले अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमीर खुसरो को पहेलियों में कौतूहलता और वैचित्र्य मिलती है। खुसरो ने किस अलंकार का प्रयोग करके अपनी इन मुकरियों पहेलियों में चमत्कार पैदा किया है? पता ही है आपको, अमीर खुसरो की जो है पहेलियाँ और मुकरियाँ बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं। तो उनमें चमत्कार कैसे पैदा किया, कौन से अलंकार से किया? तो 46 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, अपहृति अलंकार से। अमीर खुसरो हिंदी के श्रेष्ठतम साहित्यकार थे। खुसरो ने हिंदी साहित्य में किस भाषा को नींव रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया? तो बताइए कैसे योगदान दिया? तो डी हो जाएगा, हिंदी खड़ी बोली। बहुत ही अच्छा प्रश्न, नोट डाउन कर लीजिए। अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन बताना है। तो 48 का आपका हो जाएगा बी, अमीर खुसरो रीतिकाल के, अरे भाई ये कहाँ रीतिकाल में डाल दिए इन्होंने। तो ये जो आपका ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मनोविनोद अमीर खुसरो की अद्वितीय विशेषता थी। इसके लिए उन्होंने पहेलियों की रचना की। पहेलियों से साम्य रखती उनकी अन्य रचनाएं हैं। अपने अभी बात जाना है कि पहेलियों की रचना की, मुकरियों की रचना की, लेकिन पहेलियों से जो समानता रखती हैं, साम्यता रखती हैं, वो रचनाएं कौन सी हैं? तो 49 का आपका हो जाएगा ए, मुकरिया, निस्बतें 2 या 3, सुखने। क्या है सुखने, जानते हैं आप? बताइए। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता है किसमें? विद्यापति के द्वारा जो पदावली रचना है। विद्यापति की पदावली में तो क्या है? 51 का डी, भक्ति और श्रृंगार दोनों ही हैं। श्रृंगार रस यानी कि भक्ति और श्रृंगार दोनों हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचनाएं विद्यापति की नहीं है? कितना अच्छा प्रश्न है। तो सारी रचनाएं मिल जाएंगी इसमें आपको विद्यापति जी की। तो इसका डी है, बरवे, रसायन और गीतावली, ये उनकी नहीं है। अब देखिए 2, 4, 6 रचनाएं एक साथ आपको विद्यापति जी की मिल गई हैं, लेकिन ये किसकी है? ये तुलसीदास जी की है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यापति विभिन्न भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने संस्कृत, प्राकृत, भ्रंश, मैथिली आदि भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति ने अपनी रचना पदावली किन भाषाओं में लिखी थी? देखिए कितना ज्ञान था उनको, है ना? इतना ज्ञान होना चाहिए भाषाओं का, आपको भी होना चाहिए। 53 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, ब्रजबुली, मैथिली। पदावली किन भाषाओं में लिखी थी? पदावली के बारे में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, जरूर इनको नोट डाउन करिए। अगला प्रश्न है, विद्यापति के वर्ण विषय से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यानी कि इसमें से डी है, डी में से ए से लेकर डी तक एक हमारा असत्य, बाकी सब सत्य हैं। तो 54 का आपका हो जाएगा बी, सूरदास की तरह विद्यापति ने राधा कृष्ण के प्रेम को आध्यात्मिक रखा है, लेकिन नहीं है। तो उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को क्या बताया है, आप बताइए। आदिकालीन किस रचना में तिरुहत के शासक की प्रशंसा का वर्णन है? तिरुहत के शासक की प्रशंसा का वर्णन, तो 55 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, कीर्तिलता में। ठीक है, किसकी है कीर्तिलता? विद्यापति जी की है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको असत्य कथन बताना है कि रचना है, इधर रचनाकार है, तो कौन सा सही नहीं है? तो 56 का आपका हो जाएगा डी, उपदेश रसायन रास, मधुकर
कवि। अब उपदेश रसायन रास है किसकी, तो आपको बता दें किसकी है। ये है जिनीदत्त सूर्य की, जो हम ऊपर अभी जिनका नाम पढ़कर आ रहे थे 56 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आदिकालीन गद्य रचना नहीं है। कुमारचरु, ये आप देख लीजिए, कुमारचरु जो है विजय सेन सूर्य की, गाथा शक्ति हाल कवि, पदावली विद्यापति, लेकिन ये किसकी है अभी बता दिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिनीदत्त सूर्य। आदिकाल गद्य रचना नहीं है, कौन सी रचना नहीं है, तो 57 का आपका ऑर्डर हो जाएगा डी। ये सारी ही आदिकाल रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है, तो 58 का आपका हो जाएगा सी, रावुर वेल। नक्शिक वर्णन, बहुत से रचनाकारों ने नक्शिक वर्णन किया अपनी रचनाओं में, तो शुरुआत कहाँ से हुई आपको पता चल चुका है। वर्ण रत्नाकर क्या है बताइए, तो 59 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, मैथिली हिंदी में रचित गद्य है। ठीक है, ढोला मारूरू दोहा का वर्णन विषय है, तो 60 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, प्रेम वर्णन है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है, तो 61 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, अमीर खुसरो की पहेलियाँ लौकिक साहित्य में नहीं है। लौकिक साहित्य में वसंत विलास भी है, जयमेघ जसचंद्रिका भी है, ढोला मारूरू दोहा, ये 3 रचनाएं तो हैं, लेकिन ये नहीं है। और इन 3 रचनाओं के अलावा और कौन सी रचना है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता, वैसे ही पीछे दोहा दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा, यह कथन किसका है, तो 62 का आपका हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोग को वो गीत गोविंद जो जयदेव जी के द्वारा लिखा गया है के पदों में आध्यात्मिक दिखती है, वैसे ही पदावली विद्यापति के पदों में, यह कथन किसका है, तो 63 का आपका हो जाएगा डी, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ये अपने कहाँ कहा है उन्होंने, हिंदी साहित्य का इतिहास जो इनका है उसमें पढ़ के देखिए, उसमें ये उन्होंने पंक्ति कही है। जहाँ मन पवन संचरह रवि सस नहा पवेश, तही तब वट चित्त विषाम करु सरहे कऊ ओवेश। यह उपरोक्त पंक्ति किससे संबंधित है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ए, सरहापात की पंक्ति हैं। अगला प्रश्न है, सैसव जौवन दूह मिली गेल, सचनक पथ दूह लोचल लेल, वचनक चातुरी लहू लहू हरास, धरणीय चांद के अलपरगास। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की हैं, तो 65 का आपका हो जाएगा बी, विद्यापति जी की हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, सारे ही विद्यापति से संबंधित सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर नोट डाउन करना, क्योंकि विद्यापति में से रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ही प्रश्न आते हैं इनमें से। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की हैं, तो 66 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, परमाल रासोया। ठीक है, 66 का आपका डी, तो ये इसकी है पंक्ति और बहुत इंपॉर्टेंट आपकी पंक्ति है, इनको आप नोट डाउन जरूर करें। उक्ति धर्म विशाल से राजनीति नवरस खट भाषा पुराण चा कुरान कथित मया। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं, तो 67 का आपका हो जाएगा ए, चंद बरदाई। किसका बेटा किसकी बहू, आप स्वारथ मिलिया सहू, उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। 68 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, चरपट नाथ जी का। अगला प्रश्न है, पिय संगम को निछड़ी प्रिय हो पर को के, छोड़ दीजिए प्रश्न को, इसको अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये भी छोड़िए, अगर आपको बाद में देखने होंगे मैं इनका सीधा उत्तर बता देती हूँ। 69 का आपका है बी, इसको आप देख लेना। अगला 70 का आपका हो जाएगा उत्तर सी। ठीक है, इनको आप देख लेना, अगर आपको पसंद है प्रश्न तो आप देख लेना इनको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्ध कवियों का जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम है, तो 71 का हो जाएगा सरहपा वाला। ठीक है, लास्ट में कडप्पा, शुरू में सरहपा। अगला प्रश्न है, इधर रचना है, इधर रचनाकार का नाम है, तो 72 का आपका ए है, 1 2 3 4, यानी कि दोहा को सरहपा की, सर्वाचार्य देवसेन, भरतेश्वर भावल वाली राशा भद्रशुरुई, हरिवंश पुराण शंभू का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, यहाँ भी रचना है, रचनाकार के नाम है, तो यहाँ भी प्रश्न का 73 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, ये पवम चरयु शंभू जी का है, प्राकृत पैंगला लक्ष्मीधर का, पाउडुआ मुनिराम सिंह का, चर्यापद शबरकर का। अगला प्रश्न है, रासो काव्य के संदर्भ में निम्नलिखित असत्य कथन, इसका भी मैं सीधा आपको उत्तर बता देती हूँ, इसमें आपका बी उत्तर आएगा, 1 मिनट, बी उत्तर आएगा। ठीक है, इसको आप कर लेना बाद में, यहाँ भी सीधा आपको उत्तर बता देती हूँ। 76 का आपका आ जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं,
अगला प्रश्न है, सीधे साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है, उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? तो 77 का आपका हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, इसको नोट डाउन करिए। गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म के नेता थे। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। उनका व्यक्तित्व समर्थन धर्मगुरु का व्यक्तित्व था। तो 78 का आपका हो जाएगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कथन से ही संबंधित ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो कथन को मत छोड़िएगा। कभी आप सोचिए कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं होते, कथन वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम फिर इनको पढ़ते नहीं हैं कथन को। और कथन कभी भी आपको ऐसे याद नहीं होंगे कि आपने एक बार देख लिया और आपके याद हो गए। इनको आपको बार बार रिपीट आपको ये करने पड़ेंगे, तभी आपको याद रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न, इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन, गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव है। नाथ संप्रदाय के संबंध में यह कथन किसने कहा है? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, वस्तुतः छंद काव्यगत रूप, व्यक्तित्व, वस्तु, कवि, रूढ़ियों, परंपराओं की दृष्टि से यह साहित्य ब्रज साहित्य का बढ़ावा है। जैन साहित्य के संबंध में यह विचार किसका है? तो 80 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, रामचंद्र शुक्ल जी का है। देसिल बाउन सब जन मिठा तेज दसन जपियो अब भट्टा प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? तो 81 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, विद्यापति जी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, जरूर नोट डाउन करें, बहुत ही जरूर 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 करें। दाव का बाधा हो कुपुल लही, जीव का दादा ना पाव लही। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस रासों में वर्णित है? पंक्ति भी बहुत अच्छी है, और कहाँ वर्णित है ये भी बताइए। तो 82 का आपका उत्तर हो जाएगा बीसलदेव रासो। अगला प्रश्न है, जी कुछ दियो कयामा सही अपनो सु पायो दिनमान दिन पाइसी। पाइस 93 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, पृथ्वीराज रासो से ली गई हैं। हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुला, शुकुड़िए सेरे कपासु फुटीला। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो 84 का आपका हो जाएगा सी, सबरपा जी हैं। अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर, इसमें सीधा सीधा आपको उत्तर बता देते हैं। 85 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ भी सीधा सीधा आपको बता देते हैं उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर ये काव्य ग्रंथ है, इधर रचयिता है। तो 89 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, इसको मैचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर बी उत्तर है। तो बीसलदेव रासो किसका है? नरपति नाला। देखिए, आपको मैंने ऊपर नरपति नाला के बारे में आपको भले ही ना याद हो, पर हम प्रश्न पढ़कर आए थे नरपति नाला की, मैंने कहा था कौन सी रचना है, तो आपको पता चल गया कि बीसलदेव रासो है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो सभी को पता है, चंद्रबरदाई। हमीर रासो किसकी है? शारंगधर। और विजयपाल रासो नल सिंह, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था, नोट डाउन जरूर कर लीजिए। इधर काव्य ग्रंथ है, इधर रचयिताकार हैं। तो 92 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। 4 3 2 1, हमीर रासो, शारंगधर अभी पढ़ा है हमने। परमाल रासो किसकी है? किसकी है अभी बताया था आपको। परमाल रासो किसकी है बताइए जल्दी से। तो परमाल रासो है जगनिक की। कछोली रासो है प्रज्ञा तिलक के। टोला मारुदुआ कुशल लाभ की, ठीक है। ये अभी आपको बताया ही है। चलिए अगला प्रश्न, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ की क्या विशेषता है? सीधा आंसर बता देते हैं, इसका आंसर है आपका बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ भी सीधा उत्तर बताएंगे आपको। यहाँ पर उत्तर है डी, केवल 4। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ भी मैं आपको सीधा उत्तर ही बताऊंगी। 95 में उत्तर हो जाएगा 1 2 4, ठीक है। अगला प्रश्न है, रासो मूलतः सुख सुखी समाज के रूप में लिखा गया था, यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें इसको। गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को किस आंदोलन का रूप दिया? जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के स्वर्तानुकूल सिद्ध हुआ, यह कथन किसका है? तो 97 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। ये भी नोट डाउन करिए। अगला प्रश्न है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों की वाणियों के संदर्भ में यह कथन किसका है? इसको हम अभी ऊपर डिस्कस कर आ रहे हैं कि किसी ने अपने साहित्य में सिद्धों और नाथों को जगह नहीं दी थी और उनकी आलोचना की थी, उन्होंने सांप्रदायिक बताया था। तो उत्तर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, कथन किसका है? तो 99 का आपका हो जाएगा गौरीशंकर हरिचंद्र ओझा।
जिन जिम लोण बिलजही पाड़ही तिमी धरणी लयचित समरस जई तक खमे जई पुणिते समुचित। ऊपर काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इसका रचनाकार हैं कढ़प्पा जी। अगला प्रश्न है, कावा तरवर बंच बिडाल चंचल चियो पैठो काल दिए करे महयासु मर परिमाण लुई भुरमई गुरु पुंछ अजाड़। काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं, इसके हैं लुईपा जी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। तांबा 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 तुम्बा ये दुई सूचा राजा ही ते जोगी ऊंचा तांबा डूबे तुम्बा तरे जीवे जोगी राजा मरे। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं, इसके हैं चरपटनाथ जी। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, जरूर नोट डाउन करें। जिही दिसी दिसी तिमरही मिल आई तिही दिसी दिसी जा रही मिल आई। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी पुष्प दंत जी। एक मैंने आपको बताया कथन एक पंक्ति, इस तरह के प्रश्न को बहुत अच्छे से देखकर जाइए। कनक कदली पर सिंह समारल तापर मेरु समाने। ऊपर पंक्ति के रचनाकार हैं, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा विद्यापति जी। विद्यापति की पंक्तियां तो जरूर देखना सारी। आधिकालीन काव्य प्रवृत्ति है, तो इसमें सीधा आपको उत्तर बता देती हूँ, इसका आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। आचार्य शुक्ल, इसका 108 का भी सीधा आपको उत्तर ही बता देते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। 1 2 3। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, यह कथन किसका है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये। 109 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। राम कहा सरी ए सोहिती। ऊपर पंक्ति के रचनाकार हैं। 110 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, गोरखनाथ जी। अगला प्रश्न है, सोवता अवधू जीविता मुआ बोलता अवधू पंजरे सुआ। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी, गोरखनाथ जी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गोरखनाथ जी की पंक्ति भी जरूर देखें, विद्यापति जी की भी जरूर देखें। चलिए अगला, चलिए। कुटलिकेट सुदेश पो परिचियत पिक सद कमल गंध व्यासंध हसन गति चलत मंद बंद। पंक्तियों के रचनाकार हैं, 112 का सी, चंद्रवरदाई जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आद बदन शशि पिहसी देखावली आद पिहल निज बाहु किछु एक भाग बलाहक झांपल किछु ग्रासल राहु। ऊपर पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो बताइए कौन है ऊपर पंक्तियों के रचनाकार, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ए, विद्यापति जी। अभियंतर की त्यागे माया दुबद्या मटी सहज में रहे। ऊपर पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं गोरखनाथ जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत अच्छी पंक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, जरूर नोट डाउन करें। गगन मंडल में औंधा कुआ तय अमृत का बासा सगुरा होय सो भरी भरी पीवे निगुरा न जाए पियासा। ऊपर पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं गोरखनाथ जी। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट करें। अगला प्रश्न है, शिव साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सीधा सीधा मैं आपको उत्तर ही बता देती हूँ, 1 3 4। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 121 का सीधा उत्तर बताएंगे, इसमें 1 2। चलिए अगला प्रश्न है, पहलियों मुकरियों में सुखनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल विनोद सृष्टि की। उन्होंने दरबारी वातावरण में रहकर चलती हुई बोली से हास्य की सृष्टि करते हुए अपने हृदय को प्रसन्न करने की चेष्टा की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस साहित्य के संदर्भ में कहा, तो ये चीज़ तो हम सारी पढ़े आए हैं ऊपर, किसकी थी ये, अमर खुसरो जी की। लेकिन कथन किसने कहा है, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा फारसी से कम नहीं सिवाय अरबी के। जिस प्रकार अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, उसी तरह हिंदी में भी मिलावट का स्थान नहीं है। उपरोक्त विचार किस विद्वान का है, तो यह विचार थे अमीर खुसरो जी के। चलिए, बहुत अच्छे विचार थे उनके। अगला प्रश्न है, यह आश्चर्य की बात है कि क्या खुसरो के समय एक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई जितनी उनकी पहेलियों में मिलती है। कथन किसका है, बहुत ही अच्छा कथन है, तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इनके कथन सभी बहुत अच्छे हैं। श्याम बरन भोर दांत अनेक लक्ष्मण जैसी नारी दोनों हाय से खुसरो खींचे और कहे तुआरी। पंक्ति है या पंक्तियाँ किस प्रकार की रचना है, तो 125 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, अंतः लापिका पहेली। लापिका पहेली किस तरह की पंक्तियाँ ये पहेली होती हैं, जो अंतः लापिका पहेली होती है उसमें जो आंसर होता है उसके अंदर छुपा होता है, और जो बहिलग उसका आंसर बाहरी होता है। ये कुछ इस तरह की पहेली है, इनका जो इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न का सीधा आपको उत्तर बताते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 2 4। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ भी सीधा आपको उत्तर ही बताते हैं, यहाँ उत्तर हो जाएगा 1 2 4। अगला प्रश्न है, विद्यापति अपने वियोग वर्णन में उतने सफल नहीं हुए जितने संयोग व श्रृंगार वर्णन में ही है। विचार किसका है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का विचार है विद्यापति जी के बारे में।
चलिए अगला प्रश्न है, विद्यापति ने विरह का ऐसा मर्मस्पर्शी चित्रण किया कि हृदय को हार कर रह जाना पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऊपर वाला भी था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, बहुत सुंदर कथन कहा उन्होंने उनके बारे में। उनकी विशेषताएं थी, विद्यापति जी की क्या विशेषताएं थी, सीधा आपको उत्तर बताते हैं इसका। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1, 2, पढ़ लेना कौन सी विशेषताएं थी उनकी। ठीक है, प्रश्न है, अंग ही अंग अनग मूर्छायत, इसमें भी सीधा आपको उत्तर ही बताएंगे हम। तो इसका आपका उत्तर है इसमें सी। ठीक है, 1 मिनट, सी में आपका हो जाएगा 1 और 3। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली में मुख्य है, तो इसमें मुख्य क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 141 का ए। 1, 2, 4। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में यह कथन किसका है। यह कथन हमने देखना है किसने कहा है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल बैठिकाने हैं। तो यह किसने कहा है कथन, इसके बारे में बताना है। तो इसमें डी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके बारे में कहा है। रासों को कालोचना भाषा के आधार पर अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता, यह कथन किसका है, तो यह है डॉक्टर दशरथ शर्मा का। चलिए अगला प्रश्न है, भय प्राते रतिये जू रत है दिसही चंद मंदे चंदियो भर तमस तामस सुरबर भरी रास तमास छंदियो, काव्यांश में कवि चंद्रबरदाई ने किस छंद का प्रयोग किया है। कितना अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी, दंडमाली। अगला प्रश्न है, निम्न में से ये सीधा आपको उत्तर बता दें, चंद्रबरदाई के बारे में असत्य कथन कौन सा है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना आप। यहाँ पर ये किसने प्रमाणिक बना है, किसने अप्रमाणिक, ये सब यहाँ पर आ चुका है प्रश्न। पृथ्वीराज रासो के बारे में पक्ष के विषय में और विपक्ष के विषय में किसने क्या कहा है। 198 का आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ए। देख लेते हैं इसको आराम से, हम देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूर्णतः अप्रमाणिक किसने माना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। ठीक है, 198 का आपका ये है। और पूर्णतः प्रमाणिक किसने माना, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने। ये हम अभी ऊपर पढ़ के भी आ रहे हैं इस वाले को। मात्र फुटकर रचना किसने माना है, नरोत्तम स्वामी ने। चंद प्रमाणिक रासो अप्रापाय तो किसने माना है, डी में आपका है डॉक्टर दशरथ शर्मा। 2, 3 तो हमने ऊपर पढ़े ही हैं इनके बारे में। अगला प्रश्न है, सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, तो साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने टिक भी किया पहले से ही। तो ये हम प्रश्न अच्छे से अभी ऊपर पढ़कर भी आए हैं। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, क्योंकि उन्होंने जंग दी ही नहीं उनको। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, मैचिंग है, इसमें सीधा सीधा आपको उत्तर बता देते हैं। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा डी, इसको आप बाद में कर लेना। ठीक है, मैच करके इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों को वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा डी, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई, जो उस वक्त भाषा थी। 4th में आपको सीधा सीधा ये आंसर बता देते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। 2, 1, 4, 3। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आदिकालीन काव्य ग्रंथों को कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो बताइए किसने कहा, तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना, सिपाहियों, लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है। तो आपका इसका में उत्तर हो जाएगा डी, कीर्ति लता में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बार आ भी चुका है। अगला प्रश्न ये मैचिंग का है, इसमें सीधा आपको मैचिंग बता देते हैं। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी। 1, 2, 3, 4 सीधे सीधे मैच हो रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका इसका उत्तर है सी, विद्यापति जी की रचना है। इनकी पंक्तियां भी आप ऊपर पढ़कर आए हैं। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्तियाँ, रागानुमा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैदिक भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है। 6 की 6 धाराएं बताया है उन्होंने, अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसने कहा, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। बहुत अच्छा कथन है, जरूर नोट डाउन करें।
अगला प्रश्न है दोहा दोहा मूलतः किस भाषा का छंद रहा है? तो ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, ये अपभ्रंश का रहा है। जो रचनाएं हुई हैं वहाँ दोहा दोहा नाम से छंद से ही हुई हैं। संदेहु सवि तथर्यु हड़ हऊ कहु काड़ियों असमथ भड़पिए कति ही बिलिय दही बेबी समाना हथ। उपरोक्त दोहा किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अब्दुल रहमान जी का। ठीक है, ये तो अगर ये शब्द आ जाता है ना संदेशो, तो ये समझो कि अब्दुल रहमान जी ही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्योंकि ये यहाँ पर पंक्ति दी गई है, संदेश राशक भी पूछा जाता है किसका है, तो वहाँ पर ये संदेश शब्द आया है आपका, तो वहाँ पर संदेश राशक पूछ लें किसकी रचना है, तो अब्दुल रहमान जी की है। तो ये पंक्ति कई तरह से घुमा फिरा कर दी जाती है, तो आप ध्यान रखना, संदेश को पकड़ के रखना। अगला प्रश्न है, तो इसमें आपको मैचिंग करना है, तो इसका उत्तर आपका ए है 3 2 1 5। इसको आप बाद में मैच करके डाउन कर लेना, नोट डाउन। बालचंद बिजवाए भाषा दुहू नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी, विद्यापति जी की। बहुत अच्छी पंक्ति है, पहले से टिक किया है। किस रासो काव्य कथा का वर्णन शुक और शुकी के द्वारा हुआ? ये प्रश्न हम ऊपर देख कर आए हैं, तो किसमें? अरे भाई, ये प्रश्न अब देख लो दूसरे तरीके से आ चुका। वहाँ पूछा था कि किसने कहा है सुख सुख का वर्णन, लेकिन यहाँ पर पूछा है किस में कहा हुआ है, तो इसमें उत्तर है ए, पृथ्वीराज रासो में। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, सुख सुखी का किसने बताया है, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। देखिए प्रश्न दोनों तरीके से अब आ गया ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें, पहले से टिक लगा है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी, छेदन के अर्थ में। ठीक है, महापंडित राहुल साकर्यानी इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो इसमें 27 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, सरहपात। ये भी हम ऊपर पढ़कर आए हैं प्रश्न। संदेशो देखिए अभी दोबारा आ चुका है, इसको हम देख लेने, दोबारा अब नहीं पढ़ेंगे। कबीर की उपेक्षा, खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसने कहा ये? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा डी, रामचंद्र शुक्ल जी। बहुत अच्छा कथन है, नोट डाउन जरूर करें। अगला प्रश्न है, कबीर की अपेक्षा खुसरो, ये दोबारा आ चुका, ये प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देख लीजिए। वैसे इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए, तो डी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें मैचिंग है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2 4 1 3। चलिए अगला प्रश्न है, पंडित सौल सत बखानिए देइए बुद्ध बसंत ना जानिए, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरहपा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे, ये हम ऊपर देख चुके हैं, तो हाँ अब देखिए ये प्रश्न फिर दोबारा से ऐसे पलट के आया। वहाँ पूछा गया था कि ये किसने कहा है ना, वो वहाँ पर उन्होंने जयदेव का भी उदाहरण दिया था रचना का, और ये बताया था कि रामचंद्र शुक्ल जी ने, किसने कहा ये कथन वहाँ पर आया था रामचंद्र शुक्ल, लेकिन ये नहीं आया था कि किसके बारे में कहा, तो वह कहा गया विद्यापति जी के बारे में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी, वर्ण रत्नाकर। देखना अब यहाँ प्रश्न ये दूसरे तरीके से आ गया। यहाँ ऊपर पूछा गया था कि वर्ण रत्नाकर किस उसमें है, तो आपने बताया था मैथिली हिंदी। अब यहाँ पूछा मैथिली हिंदी में रचित गद्य की कौन सी पुस्तक है, तो यहाँ इस तरह से पूछ लिया। तो एक ही प्रश्न को ये कई तरह से मॉडिफाई करके आपके सामने पेश कर देते हैं। राजमती इनमें से किस काव्यकृति की नायिका है? देखिए ये भी ऊपर प्रश्न आया था, लेकिन वहाँ राजमती यहाँ पर ऑप्शन में था, यहाँ पर रचना का नाम था। अब यहाँ भी ये दोबारा घूम कर आ चुका है, तो 35 का आपका हो जाएगा सी, बीसलदेव रासो। तो ध्यान रखें, प्रश्न घूमते हैं तो अपने दिमाग को बिल्कुल सेट रखें और करके देखें उनको। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है, कौन सी रचना है जो उनकी प्रबंध काव्य है, रचना है? तो 36 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, अणिय कुमार चरियु। ब्राह्मणीय ने जानत ही भवो एवं पढ़ियो ए चहो बेऊ, मट्टी पानी कुछ लह पड़त घर ही वैसी अंगी हुणत। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी, सरहप्पा जी की। चलिए अगला प्रश्न, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन तिरुपति भेल, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। इसका आपका उत्तर हो जाएगा ए, विद्यापति जी। में पहले से ही टिक किए हुए हैं भाई, बहुत अच्छे प्रश्न है। खंड भाड़ पुराण चय कुरान कथित नाम भाषा के संबंध में पंक्ति किस कवि की है? तो इसमें है आपका उत्तर सी, चंद्र बरदाई जी की। बहुत अच्छी पंक्ति है, नोट डाउन करें।
कुलवमाला कथा के रचनाकार हैं, तो 40 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, उद्यतन सूरि। बहुत अच्छा प्रश्न, जरूर आता है, कई बार आता है। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं तो कोई नहीं है, हेमचंद्र जी नहीं है, बाकी सब 8वीं शताब्दी के हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है, बहुत अच्छा प्रश्न, ये भी जरूर आता है आपका, तो है व्याकरण। अब ये किसका लिखा गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिशल देव रासों के रचनाकार हैं, कई बार आ चुका है, आप इसका आराम से उत्तर दे सकते हैं। तो कौन है, नरपति नाला। इस पर हमने काफ़ी जोर दिया है इस प्रश्न पर, ठीक है, लास्ट में भी यही ख़त्म हुआ है। इस तरह से आपके ये हमने 200 प्रश्न की श्रृंखला आज ये कंप्लीट कर दी है। इसमें पूरा ही आदिकाल के प्रश्न हमने आपके और साहित्य इतिहास से संबंधित जितने प्रश्न थे वो सब लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं वो सभी सेलेक्टेड प्रश्न थे और आपके एग्ज़ाम में आए। मेरा आपके लिए ये दुआएं हैं कि आपका अच्छे से जो भी एग्ज़ाम है क्वालिफाई हो जाए आने वाले टाइम में। आप वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें।